हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का प्रबल एग्रो स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आप सभी की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बनाया जा रहा है इंट्रोडक्टरी ऑफ फॉरेस्ट्री। ठीक है, तो जैसे कि ये रिक्वेस्ट किया गया था MJPRU यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के द्वारा, तो उसी के रिक्वेस्ट पे बनाया जा रहा है। तो साथियों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, अगर आपका सब्जेक्ट का नाम है इंट्रोडक्टरी ऑफ फॉरेस्ट्री, तो आपका जो है सेमेस्टर एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो भाई साहब, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल से ज़रूर आप लोग जुड़ जाइएगा। अगर आप एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं तो प्रबल एग्रो स्टडी आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपकी BSc एग्रीकल्चर करने में और आगे का आपको गाइडेंस देने में। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने 50 क्वेश्चंस इसमें लिए हैं। ठीक है, यदि आप जो है तैयारी शुरू कर रहे हैं अभी से, तो भी आप इस वीडियो को देखिए। यदि आपकी पहले से तैयारी है तो आपका रिवीजन होगा। वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। भारत में वन क्षेत्र जो फॉरेस्ट एरिया है का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो भाई साहब, लगभग 21 से 22% है। कितना है? लगभग 21 से 22% है टोटल फॉरेस्ट एरिया। और होना कितना चाहिए वैसे, ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन है। कितना होना चाहिए? तो आदर्श रूप से वन क्षेत्र कितना होना चाहिए? मान के चलिए कि ये 100% एरिया है किसी भी देश का या किसी भी प्रदेश का या किसी भी ज़िले का। ठीक है, कोई भी मान लीजिए आप, तो उसका जो है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33% होना चाहिए। कम से कम कितना होना चाहिए? तो 33% क्षेत्रफल में वन होना चाहिए, जो कि हमारा 21 से 22% है। जिसके के कारण क्या है, हमारा जो क्लाइमेट चेंज वगैरह हो रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम हमको देखना पड़ रहा है। तो भारत की पहली वन नीति कब बनी थी? तो भैया ये आपकी 1894 में बनी थी। कब बनी थी? 1894 में आपकी भारत जो है कि पहली वन नीति बनी थी। फॉरेस्ट जो है इसको हम नीति बोल सकते हैं। राष्ट्रीय वन नीति, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी अंतिम बार कब संशोधित हुई? तो जो लास्ट टाइम जो है इसमें संशोधन हुआ था, बोले तो अमेंडमेंट हुआ था, तो वो 1988 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल जैव भौगोलिक क्षेत्र बायोजियोग्राफिकल जोन्स कितने हैं? तो भैया 10 हैं। कुल जैव भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं? 10 हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा 10 हैं। भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? तो भारत में बायोस्फीयर रिजर्व 18 है। संख्या कितनी है? 18, 18 है। ठीक है, 18। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो भैया गंगा ब्रह्मपुत्र का सुंदरवन डेल्टा जो है बायोस्फीयर सबसे बड़ा रिजर्व है। कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र का सुंदरवन का डेल्टा। सामाजिक वानिकी बोले तो सोशल फॉरेस्ट्री की शुरुआत किसने की? तो भैया डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने की थी। किसने? सामाजिक वानिकी बोले तो सोशल फॉरेस्ट्री की शुरुआत डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने की थी। और डॉक्टर MS स्वामीनाथन का नाम आया है तो एक चीज़ और याद रखिएगा, आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, किसी इसमें नहीं तो किसी और एग्ज़ाम में भी काम में आ सकता है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। किसका? हरित क्रांति। अब इसके बारे में और आपको बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति लिख लीजिएगा, हरित क्रांति। अब यहाँ राइटिंग मत देखिएगा क्योंकि ये इतना अच्छा सेटअप मेरे पास नहीं है कि थोड़ा सा बस ये है कि आप तक नॉलेज पहुँच जाए। तो जो हरित क्रांति के ये जनक हैं MS स्वामीनाथन भारत में। ठीक है, तो हरित क्रांति भारत में कब आई थी? 1966 में से 67 में आई थी। ये भी आपको याद रखना है, सन भी पूछ सकता है। ठीक है, और इसमें कौन सी फसलों को मुख्यतः किया गया? तो गेहूं और धान को। बस याद रखिएगा, वैसे बता रहा हूँ, ये आपके इस सब्जेक्ट में नहीं पूछा जा सकता, लेकिन आगे आपका एग्रोनॉमी या कोई सब्जेक्ट होगा उसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है? तो भैया सामाजिक वानिकी का उद्देश्य ग्रामीण आवश्यकताओं हेतु लकड़ी, ईंधन, चारा और पर्यावरण संरक्षण। तो जो है ग्रामीण आवश्यकता के लिए लकड़ी, जैसे जलाने के लिए लकड़ी वगैरह, ईंधन, चारा, पर्यावरण संरक्षण, ये सब हो जाता है। पशुओं के लिए चारा, ईंधन बोले तो जलाने के लिए लकड़ी वगैरह, वही सब होता है। एग्रो फॉरेस्ट्री का अर्थ क्या है भैया? इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। बहुत क्वेश्चन पूछता है कि एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होती है। तो भैया एग्रो फॉरेस्ट्री जो होती है, मैं आपको यहाँ जो लिखा है वो आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। मान के चलिए हमने फॉरेस्ट लगाया, फॉरेस्ट बोले तो वन लगाए, ठीक है, वन लगाया, उसके साथ साथ हम फसल भी उगा रहे हैं उसी खेत में। मान के चलिए ये एक खेत है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। है ये आपका खेत है, मान के चलिए हम फॉरेस्ट ऐसे ऐसे हमने फॉरेस्ट लगा दिए, ठीक है, ऐसे ऐसे करके हमने 3 3 4 4 यहाँ फॉरेस्ट लगा दिए, ठीक है,
फॉरेस्ट ऐसे लगा दिए हैं। और इस फॉरेस्ट के बीच में जो ये स्पेस है ना, जो मैंने लाइन खींचा है यहाँ और यहाँ, ये जो स्पेस है, यहाँ पे हम फसल को उगाकर अतिरिक्त लाभ कमाते हैं, उसी को हम एग्रो फॉरेस्ट्री बोलते हैं। फसलों के साथ साथ हम जो है फसलों का जो है उत्पादन करते हैं, किसके साथ साथ, वनों के साथ साथ, उसे एग्रो फॉरेस्ट्री बोलते हैं। भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? अगर भैया वन क्षेत्र की बात कर रहा है भारत में सबसे ज़्यादा, तो ये हमारा मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, जो कि हमारे जो है मध्य में है, भारत के टोटल मध्य में जो स्थित है वो मध्य प्रदेश है, याद रखिएगा। भारत में सबसे अधिक वन आवरण, तो दो अलग अलग बातें हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना। बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि वन क्षेत्र और वन आवरण प्रतिशत है। तो भाई वन क्षेत्र तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, लेकिन अगर प्रतिशत के उसमें देखें वन आवरण सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो मिज़ोरम में है। प्रतिशत बोले तो जैसे मान के चलिए कि जो है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल इतना है, मान चलिए इतना है, और मिज़ोरम का क्षेत्रफल केवल इतना है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में जो है इतने में वन है, इतने क्षेत्र में वन है, मान के चलिए जो मैंने रंग दिया है इतने में वन है। और यहाँ पर मान के चलिए ये मध्य प्रदेश है इतना बड़ा, और ये इतना सा मिज़ोरम है। तो भाई मध्य प्रदेश में वन तो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, इतने एरिया में वन है। लेकिन मिज़ोरम में जो है इतने एरिया में, आधे एरिया में वन है, तो मतलब जो क्षेत्रफल में आएगा तो मिज़ोरम जो है आवरण के हिसाब से पहले नंबर पर आएगा। उस इतना सा आपको याद रखना है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन बोले तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो अंडमान निकोबार और द्वीप पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। अगला है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, मतलब डेसिडुअस फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? मध्य भारत में और उत्तर भारत में पाए जाते हैं। कैसे? डेसिडुअस या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। शंकुधारी हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब ये वन आप याद कर लीजिएगा, अगर आप पे हो जाएं, ये जरूर याद कर लीजिएगा कि उष्णकटिबंधीय और शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं। अगर ये नहीं भी हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ट्रॉपिकल से तो आप याद रख लेना, अंडमान निकोबार पश्चिमी घाट कोई कठिन नहीं है, लेकिन ये जरूर याद रखना आपके एग्जाम के लिए। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, पूछा जाता है। सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है, जो कि मैंग्रोव वन जहाँ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मैंग्रोव वनों को किस नाम से जाना जाता है? तो भैया ज्वारीय वन या टेडर फॉरेस्ट के नाम से। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है लद्दाख में, ठीक है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड 1936 में। आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, एक जानकारी देना चाहता हूँ कि जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, उनका जो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और व्हाट्सएप का भी है, तो वो आप लोग ज़रूर जुड़ जाएँ, व्हाट्सएप और टेलीग्राम से तुरंत जुड़ जाएँ। और हमें जो है आपको जो है वहाँ पे हम आपको बहुत कुछ नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवाते रहते हैं समय समय पर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, कोई भी बता देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली पूछा जाता है क्वेश्चन विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वन अनुसंधान संस्थान बोले तो इसको हम शॉर्ट में भी पूछ लेगा आपसे कि FRI कहाँ पर स्थित है। FRI बोले तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, याद रखिएगा। फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये रिसर्च पूछा ही जाना है, ये आपके एग्ज़ाम में आना ही है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, अब इंस्टीट्यूट का स्पेलिंग आप लिख लेना, यहाँ स्पेस नहीं है खाली लिखने के लिए। तो ये देहरादून उत्तराखंड में है। कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ICFRE इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन कहाँ पर स्थित है? तो जहाँ पर FRI देहरादून उत्तराखंड में है, तो ये ICFRE मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन भी हमारा देहरादून में है। भारत में वन सर्वेक्षण बोले तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI कहाँ है? तो ये आपका देहरादून में है, याद रखिएगा। तो वन सर्वे भी देहरादून में है, और आपका जो है ICFRE बोले तो भारतीय इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ये भी हमारा यहाँ है। FRI वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी देहरादून उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है हमारा सिल्वीकल्चर का अर्थ क्या होता है? तो भैया सिल्वीकल्चर ये आपसे बहुत ज़्यादा, देखिए फॉरेस्ट्री में ये सब शब्द जो है नॉर्मल हैं और पूछे जाते हैं। तो आपका जो सिल्वीकल्चर है वो वन वृक्षों का प्रबंधन और उत्पादन से संबंधित है। क्या है? वन वृक्षों का प्रबंधन
वैसे सिल्वी कल्चर का जो है रेशम कीट पालन भी बोलते हैं, वो सॉरी वो सेरीकल्चर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। देखो इस यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। सिल्वीकल्चर जो है रेशम कीट पालन क्या होता है आपके मन में आ रहा होगा, ठीक है। सिल्वीकल्चर तो ये वन वृक्षों का प्रबंधन है, लेकिन एक होता है सेरीकल्चर। ये भी आपसे पूछा सकता है आपसे कि सेरीकल्चर क्या है, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला रेशम कीट, ठीक है। सेरीकल्चर जो होता है ये रेशम कीट पालन से संबंधित है। क्या? रेशम कीट पालन, ठीक है, रेशम कीट पालन से संबंधित है। और जो आपका एक और होता है लाख कल्चर, देखो ये आपका पूछे जाने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ। लाख कल्चर जो है लाख कीट से संबंधित है। क्या? लाख कीट के पालन से संबंधित है। अब हम बात करते हैं कि आपके मधुमक्खी पालन का, तो आपको पता ही होगा, उसको हम एपीकल्चर बोलते हैं। क्या? मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर बोलते हैं। ये भी आप जो है नोट करते चलिएगा, ये छोटे छोटे पॉइंट है, आगे भी आपको कंपटीशन में काम में आएंगे। रोटेशन का अर्थ क्या है? पेड़ों की कटाई के लिए निर्धारित आयु। बोले तो कि एक प्लांट का रोटेशन क्या होगा, रोटेशन पीरियड, तो मतलब कि ये प्लांट है, इसको कब काटा जाना है, तो उसकी जो आयु पे हमें काटना है। जैसे ये 20 साल का हो जाएगा जब ये प्लांट, तब हम इसको काट देंगे, तो इसकी रोटेशन कितना है? 20 ईयर इसका रोटेशन हो जाएगा, याद रखिएगा। तना विश्लेषण, बोले तो स्टेम एनालिसिस से क्या पता चलता है? तो भाई पेड़ की आयु और वृद्धि दर। तो तना के विश्लेषण से हमें पेड़ की आयु और वृद्धि दर का पता चलता है, याद रखिएगा। भारत में सबसे मूल्यवान सागौन, बोले तो टीक जो होता है, कहाँ पाया जाता है? तो भैया मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। सबसे मूल्यवान सागौन है जो टीक है, वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो बरगद है, याद रखिएगा। बनियन ट्रीज को हम इंग्लिश में बोलते हैं। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो पूछ सकता है। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो कमल, जिसको हम लोटस बोलते हैं, याद रखिएगा। राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इस पर क्या ही बताना, ये तो बच्चे को पता है ये क्वेश्चन। तो अब यहाँ रखे इसलिए हैं कि भाई ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम में जाके आपका सर चकरा जाए। यहाँ एक बार पढ़ लेंगे तो रिवीजन आपका हो जाएगा। जंगल सफारी का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो काजीरंगा, जो कि असम में है। कहाँ है? असम में। संयुक्त वन प्रबंधन, बोले तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM कब शुरू हुआ था? तो ये आपका 1990 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1990 में शुरू हुआ था। वनों का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो भैया वनों का जो सबसे बड़ा लाभ है वो ऑक्सीजन उत्पादन और मिट्टी का संरक्षण करना है। तो ये आपको पता है कि वन जो है या पेड़ है वो हमको ऑक्सीजन देता है, और ऑक्सीजन का उत्पादन होता है और मिट्टी का संरक्षण भी करता है। इसको भी याद रखिएगा। किसी अन्य क्लास में जब हम सॉइल साइंस की क्लास आपकी लेंगे तो उसमें आपको बताएंगे, थोड़ा और डीपली समझाएंगे कि फॉरेस्ट जो है किस प्रकार से हमें जो है फ़ायदेमंद होते हैं सॉइल को कंजर्व करने के लिए। मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो वनों का संरक्षण और वृक्षारोपण। वही क्वेश्चन आ गया है, देखो आ गया है तो अब समझा ही देते हैं इसी क्लास में आपको, इसी वीडियो में समझा देते हैं कि जो मृदा अपरदन है वो कैसे रोकते हैं, जो वन है या पेड़ पौधे हैं वो कैसे रोकते हैं। सबसे बड़ी बात तो है कि मृदा का जो अपरदन है या मृदा क्षरण है वो किसके द्वारा होता है? तो मोस्टली यह होता है आपके जल के द्वारा। किसके द्वारा होता है? जल और वायु के द्वारा होता है। जल और वायु मोस्टली कौन से जल से? जो बारिश से आता है। तो भाई जब जो प्लांट है इसकी जो लीव्स हैं, ये सॉरी मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, मैं मतलब ड्राइंग बिल्कुल ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बनाता हूँ। तो ये जो एरिया है जहाँ से इसने कवर कर रखा है, ये देखिए इतना एरिया इसने कवर कर रखा है, मान चलिए इसकी शाखा है, ब्रांच है, तो इतना एरिया इसने कवर कर रखा है। तो यहाँ की मिट्टी जो है डायरेक्टली इरोजन यहाँ का नहीं हो। यहाँ की जो मिट्टी है, जो नीचे आप देख पा रहे हैं, यहाँ मुझे ब्लैक कलर लेना चाहिए, मिट्टी आपको दिख जाएगी, ब्लैक मिट्टी है ये मिट्टी है। तो ये मिट्टी जो है ऊपर से जो आपका जो है नीला नीला पानी गिरता है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे कौन सा नीला रंग लेना चाहिए, तो ये आपकी जो बारिश होगी यहाँ से ऊपर से, भाई क्या ही बोल रहा है, ये क्या हो गया है इसको, हाँ, यहाँ से जो आपका नीला नीला ये वाटर की ड्रॉप्स आएंगी ना, ये आएंगी ऐसे ऐसे करके, तो ये डायरेक्ट जो है सरफेस पे नहीं टकराएंगी, यहाँ धीरे धीरे आएंगी, तो यहाँ से आपका मृदा अपरदन कम होगा, याद रखिएगा। झूमिंग खेती क्या है? तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है? तो को पूर्वोत्तर में क्या कहते हैं? तो उसको हम झूम कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? तो इसको हम झूम कहते हैं। या इतना आपको याद रखना है, ठीक है। क्या हो गया भैया, कैंसिल करो इसको, हाँ चलो।
हम शुरू करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व वानिकी दिवस हमारा 21 मार्च को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी जो हॉटस्पॉट है वो भारत में कितने हैं? तो 4 हैं, हिमालय, इंडो बर्मा, इंडो मलेशिया, पश्चिमी घाट। तो बायोडाइवर्सिटी जो हॉटस्पॉट हैं वो भारत में कितने हैं? तो 4 हैं, हिमालय, इंडो बर्मा, इंडो मलेशिया और पश्चिमी घाट, याद रखना है। तो भैया ये सब चीज़ें जो हैं आप एग्ज़ाम के टाइम पे अगर आप अभी से स्टडी कर रहे हैं तो भी अगर आपका जो है माइंड में हिट जरूर कर जाएगा। आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, आपका MCQ एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। ये मैंने आपको शुरू में नहीं बताया, आप बता रहा हूँ, तो याद रखें। तो वन संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के नियंत्रण के लिए REDD+ संबंधित होता है। IUCN और रेड डेटा बुक किसके लिए होती हैं? तो ये लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची होती है। भारत में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट कितने वर्ष बाद प्रकाशित होती है? तो हर 2 वर्ष बाद होती है भारत में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित। तो भाई ये इसमें कोई समझने वाला नहीं है, ना कोई रॉकेट साइंस है, छोटा सा डेटा यहाँ दिया गया है कि कितने साल में होती है। तो ऐसे ही क्वेश्चन है, तो ये कुछ इसमें कुछ कठिन नहीं है। 1-2 बार आप पढ़ेंगे तो हो सके तो वीडियो को आप दोबारा इसको रिवर्स करके देख लेना। ठीक है, दोबारा देख लेना। एक बार देखने से थोड़ा उसका बेस बन जाएगा, दोबारा जब देखेंगे आप तो उसका जो है आपका उस पर रिवीजन हो जाएगा, तो याद बना रहेगा आपको एग्जाम तक। तो कार्बन सिंक जो है का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो वन और पेड़ पौधे कार्बन सिंक का जो है सबसे अच्छा उदाहरण होते हैं। टैनिन किस वनस्पति से प्राप्त होती है? तो टैनिन अकेजिया स्पीसीज से प्राप्त होती है, याद रखें। गोंद किससे प्राप्त होती है? तो बबूल से, अकेजिया अरेबिका इसका वो होता है बॉटनिकल नेम, याद रखिएगा। साइंटिफिक नेम या बॉटनिकल नेम बोल सकते हैं। कॉर्क किस वृक्ष से मिलता है? तो क्योरकस सबर से मिलता है, इतना भी आपको याद रखना है। सबसे तेज बढ़ने वाला वृक्ष कौन सा है? तो यूकोलिप्टस है। ठीक है। और एक और आपको याद रखना है, हिंदी में ही पढ़ा रहा हूँ तो हिंदी में ही बता देता हूँ कि इसको जो है पारिस्थितिक आतंकवादी कहा जाता है। यूकेलिप्टस को पारिस्थितिक आतंकवादी कहा जाता है, यस को। ये बहुत पूछा जा सकता है आपका, आतंकवादी। अब जो क्वेश्चन मुझे याद आता जा रहा है मैं आपको बताता जा रहा हूँ। पारिस्थितिक आतंकवादी किस पौधे को कहा जाता है? तो आप कहेंगे यूकेलिप्टस को। ठीक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जहाँ इसको लगाया जाता है ये अपने आसपास कोई भी क्रॉप को नहीं होने देता है, और ये खुद ही वहाँ बना रहता है और अन्य क्रॉप्स को वहाँ पर जो है नहीं उगने देता है, और ये परिस्थिति के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए इसको पारिस्थितिक आतंकवादी कहते हैं। बांस या जिसको हम बम्बू बोलते हैं को क्या कहा जाता है? तो गरीब आदमी की लकड़ी। भाई ये आपको नया वर्ड देखने को मिलेगा, नया वाक्य है कि गरीब आदमी की लकड़ी किसको कहते हैं? तो भाई बांस को कहते हैं, याद रखिएगा। चंदन जो है, सैंडलवुड जो है, किस राज्य में सर्वाधिक मिलता है? तो भाई कर्नाटक में मिलता है भाई चंदन। आपने देखा चंदन की लकड़ी? पुष्पाराज देखी होगी मूवी पुष्पाराज, ठीक है। भाई समझाने के लिए बोल रहा हूँ, साउथ की ही मूवी है, कर्नाटक में ही पाई जाती, कर्नाटक में ही बनाई गई मूवी है। तो पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझी क्या? फायर है मैं। भाई ये मैं कोई मूवी नहीं बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी मतलब आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि भाई चंदन का जो है वो कर्नाटक में है, याद रखिएगा, पूछ सकता है। सागौन को क्या कहते हैं? वनों का राजा। वनों का राजा बोले तो किंग ऑफ फॉरेस्ट बोलते हैं, किंग ऑफ फॉरेस्ट। भाई राइटिंग तो मत जाना वरना राइटिंग हो जाएगी। वनों का विनाश, डिफॉरेस्टेशन किस कारण से बढ़ रहा है? तो भाई जो डिफॉरेस्टेशन है, जो वनों का जो विनाश होता जा रहा है, वो उसका मुख्य कारण क्या है? तो यह एक तो कृषि का विस्तार है कि हम भाई वन लगे हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि भाई जिस जगह पे वन लगे हुए हैं यहाँ पे हम खेती करें, कल्टीवेशन करें, तो हम वनों को काट देते हैं। एक हो जाता है शहरीकरण। भाई अभी आपने देखा होगा, मेरे ख्याल से ये आपका जो है साउथ के ही किसी राज्य का है, कर्नाटक का ही है शायद ये, कि शहरीकरण बोले तो वहाँ पर मॉल बनाने के लिए कितने हज़ारों जो है जानवरों को मार दिया गया, जो है वो चिल्ला रहे हैं। ऐसा कुछ दृश्य मुझे देखने को, बहुत दया मुझे उन पर आ रही थी। तो ये जो है शहरीकरण जो है, मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए शहरीकरण कर रहा है, औद्योगिकीकरण कर रहा है अपने स्वार्थ के लिए, तो वनों को काट रहा है, जिससे कि हमारे जो वनों में पाए जाने वाले जीव जंतु हैं उनको बहुत ज़्यादा उससे जो है हरेसमेंट होता है, बहुत ज़्यादा उनको नुकसान पहुंचता है। ये बिल्कुल गलत है भाई। अगर उनको आप वन काट रहे हो तो उनको अलग किसी वन में ले जाके उनको शिफ्ट कीजिए। माना कि आप अगर वहाँ पर डेवलप कर रहे हैं तो अन्य जगह वन लगा के उनको शिफ्ट कीजिए वहाँ ले जाके। मतलब हज़ारों की संख्या में जीव जंतु मर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो यहीं पर वीडियो हमारा पूरा हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो
लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्त हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जितना अधिक शेयर होगा उतना ही खुशी मुझे मिलेगा। और जो है अगली वीडियो जल्द से जल्द आएगा, तो अधिक से अधिक लोग इसको ज़रूर देखें और शेयर करें। इससे आशा करता हूँ कि इससे काफ़ी क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद। आप सभी लोग यूँ ही पढ़ते रहिए, यूँ ही मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद।